एन ऑयली फ्लोर शुड बी क्लीन बाई। जो ऑयली फ्लोर होता है वो किस चीज से क्लीन किया जाता है? ठीक है, मैं चार ऑप्शन बताऊंगा। पहला पॉइंट है कॉटन वेस्ट। जो कॉटन रहता है उसका जो वेस्ट रहता है उससे। ये पुटिंग नहीं चलेगा वाटर। क्या? बोल रहा है कि एन ऑयली फ्लोर शुड बी क्लीन्ड। ठीक है, क्लीन्ड बाय कॉटन वेस्ट, पुटिंग वाटर, पुटिंग sawdust और सैंड, स्प्रेइंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपको लग रहा है? जो ऑयली फ्लोर रहता है उसको क्लीन करने के लिए कौन सा चीज यूज करना सही रहेगा? ऑप्शन एक बार फिर बोलिए सर। कॉटन वेस्ट। ठीक है, कॉटन वेस्ट समझ में आ रहा है ना? जो कॉटन का कपड़ा होता है या फिर आप लोग देखे होंगे जूट होता है। ठीक है, वो कॉटन का मतलब जो सूता होता है, सूता का जो वेस्ट होता है वो रहता है उससे वर्कशॉप में रहता है। तो उससे या फिर वाटर से या फिर सैंड और सॉ डस्ट जो होता है उससे या फिर कार्बन डाइऑक्साइड छिड़क के। तो कौन सा सही रहेगा? कॉटन से निकल सकता है सर। और कोई? कार्बन डाइऑक्साइड छिड़क के सर। कार्बन डाइऑक्साइड और तो कार्बन डाइऑक्साइड या कॉटन वेस्ट से जो ऑयली फ्लोर रहता है वो ठीक नहीं होता है। ठीक है, कॉटन वेस्ट तो क्या होता है, अगर कोई थोड़ा बहुत पंखा चलेगा तो कॉटन वेस्ट जो होता है वो उड़ के चला जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड तो वो भी थोड़ा गर्मी ज्यादा रहेगा तो उड़ के चला जाएगा, वो भी ऑयली फ्लोर को ये नहीं कर पाएगा, मतलब क्लीन नहीं कर पाएगा। लेकिन जो सॉ डस्ट या फिर सैंड होता है, ठीक है, सैंड अगर हम लोग ऑयली फ्लोर पे दे देंगे तो सैंड तो गिरा रहता ही, और उसमें अगर किसी का पैर भी जाता है वो फिसलेगा भी नहीं, कोई एक्सीडेंट का चांसेस नहीं रहेगा। तो ऑयली फ्लोर के लिए सैंड एक बढ़िया चीज है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था सर? एन ऑयली फ्लोर शुड बी क्लियर्ड बाय। ऑयली फ्लोर जो है उसको क्लियर करने के लिए क्या हम लोग यूज करें? तो सैंड से क्लियर थोड़ी ना होगा। क्लियर तो यहाँ सॉरी, क्लियर नहीं, क्लीन लिखा हुआ है। क्लीन, सैंड से क्लीन हो जाएगा। मतलब इसमें बोलने चाहता है क्वेश्चन में कि अगर ऑयल गिरा हुआ रहता है वर्कशॉप या फिर कोई जहाँ पर काम हो रहा है तो उसको हम लोग किस तरीके से मतलब कोई एक्सीडेंट से बचे, ये क्वेश्चन में कहना चाहता है। यहाँ पर क्लीन लिखा गया है, ठीक है, लेकिन मतलब क्वेश्चन का बोलना चाहता है कि उससे कि एक्सीडेंट ना हो तो उसके लिए क्या हम लोग यूज करें। जब हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं तो क्या हम लोग को पहना क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए? यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि बोला गया है डार्क ग्लास, मास्क, उसके बाद कहा गया सेफ्टी गॉगल्स, कहा गया सन गॉगल्स। तो कौन सा चीज यूज करना चाहिए ग्राइंडिंग के वक्त, ग्राइंडिंग करने वक्त? ऑप्शन बोले सर डार्क फिर से। गॉगल्स, मास्क, सेफ्टी गॉगल्स। पहला ऑप्शन है डार्क गॉगल्स। ठीक है, डार्क ग्लास सर स्किन, सॉरी नॉट गॉगल्स, डार्क ग्लास स्किन, मास्क, सेफ्टी गॉगल्स और सन गॉगल्स। तो क्या यूज करना चाहिए? यूज का तो सर डार्क। सर यूज का ही सामान है इसमें तो। हाँ। टोटल तो सर यूज का ही सामान है। सर डार्क हाँ, गॉगल्स। लेकिन इसमें चार जो ऑप्शन है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें। तो कौन सा परफेक्ट रहेगा? डार्क गॉगल्स कोई कह रहा है, और कोई? नहीं सर, मास्क सर परफेक्ट रहेगा। अच्छा, मार्क्स तो लेना चाहिए ही। ठीक है, लेकिन सबसे अहम जो चीज है ग्राइंडिंग के बाद वक्त, ठीक है, वो है सेफ्टी गॉगल्स। डार्क गॉगल्स, अगर डार्क गॉगल्स तो कहा नहीं गया, मैं कहा डार्क ग्लास स्किन कहा गया है। तो डार्क अगर गॉगल्स भी रहेगा ग्राइंडिंग के टाइम, डार्क गॉगल्स नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आपको सही से नहीं दिखेगा, ग्राइंडिंग जो व्हील है वो तो घूमता रहता है ना। तो
आपको उसमें काम करने के बाद ऑलवेज सेफ्टी गॉगल्स जो व्हाइट गॉगल्स होता है, हाँ, उसको पहनना चाहिए, ताकि ग्राइंडिंग के बाद वक्त क्या होता है जब आप कोई किसी मेटल को घिस रहे हो, तो उसमें जो थोड़ा बहुत स्पार्क होता है, ठीक है, तो वो आपके आंख में ना गिरे। इसीलिए अगर कोई डार्क गॉगल्स पहनोगे तो जो स्पार्क कहाँ जा रहा है या फिर किस तरीके से सही से काम हो रहा है कि नहीं, वो आपको एकदम बढ़िया से नजर नहीं आएगा। लेकिन जो सेफ्टी गॉगल्स से होता है वो बेसिकली वाइट होता है, तो वो पहनेगा तो बढ़िया से दिखेगा भी और आपका आंख भी सेफ्टी रहेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, वेल्डिंग के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। वेल्डिंग का जो सेफ्टी इक्विपमेंट भी था उसके बारे में भी बताया था। तो वेल्डिंग के बाद, वेल्डिंग के टाइम, ठीक है, आपके जो आंख होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा चीज हम लोग यूज करते हैं? वही चार ऑप्शन है। डार्क ग्लास स्किन है, सन ग्लासेस है, मास्क है, क्लियर ग्लासेस है। तो कौन सा सही रहेगा वेल्डिंग के वक्त? डार्क ही रहता है। तो वेल्डिंग के टाइम, वेल्डिंग के टाइम आपको डार्क ग्लास स्किन यूज करना है, क्योंकि वेल्डिंग होने के टाइम जो जिस तरीके से लाइट होता है उससे आपका आंख खराब हो सकता है अगर खाली आंख से देखते हो, क्योंकि उससे थोड़ा अल्ट्रा वायलेट जो रेज निकलता है उससे आंख को प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए डार्क ग्लास स्किन का यूज किया जाता है। उसको हैंड स्किन भी कहा जाता है या फिर फेस शील्ड भी कहा जाता है। हाँ, दो तरह का डार्क ग्लास जो लगा हुआ जो प्रोडक्ट रहता है वो एक हैंड से पकड़ के भी आप लोग कर सकते हैं, और एक तो हेड पे लगा दिया और वो फेस को पूरा कवर करते हैं, उसमें भी डार्क ग्लास लगा हुआ रहता है, उसको आप लोग फेस शील्ड कहा जाता है। तो इस तरीके से ओके, आई को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेफ्टी के ऊपर में, ए हैमर विथ लूजली फिटेड हैंडल विल, अगर हैमर पे हैमर का हैंडल लूजली फिट रहेगा तो क्या हो सकता है? फ्लाई अवे एंड कॉज एक्सीडेंट, एब्जॉर्ब शॉक, हैव इजी स्विंग, और कॉन्वे मोर लेवरेज। तो क्या बोलते हैं, एक बार रिपीट कीजिए। बता रहा हूँ, अगर हैमर का जो हैंडल है वो लूजली फिटेड रहता है तो क्या हो सकता है? फ्लाई अवे एंड कॉज एक्सीडेंट पहला ऑप्शन है, दूसरा है एब्जॉर्ब शॉक, तीसरा ऑप्शन है हैव इजी स्विंग, और चौथा ऑप्शन है कॉन्वे मोर लेवरेज। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? सर पहला ऑप्शन सर, फ्लाई ओवर एक्सीडेंटली। ओके, पहला ऑप्शन राइट है, फ्लाई अवे एंड कॉज एक्सीडेंट। हमारा अगर लूजली फिटेड रहता है तो वो निकल जाएगा हम। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है इस तरीके का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और अगर बॉट क्वेश्चन, अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो कुछ इस तरीके का बॉट क्वेश्चन आएगा, बताता हूँ मैं। कोई लिखने बोल देता है कोई, मतलब 5 सेफ्टी प्रिकॉशन एसोसिएट विद हैमर्स, हैमर के साथ कोई सेफ्टी प्रिकॉशन, या फिर मशीन, कोई लेद मशीन के ऊपर, कोई लेद के ऊपर कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशन लिया जाता है, या फिर वर्कशॉप में किस तरीके का सेफ्टी प्रिकॉशन लिया जाता है। 5 गो सेफ्टी प्रिकॉशन आपको लिखने को बोल देता है, दे सकता है। तो बॉट क्वेश्चन में बेसिकली उस तरह का ही आता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह का छोटा छोटा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आते मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स के ऊपर। मार्किंग और मेजरिंग टूल्स के ऊपर आप लोगों का जो सैटरडे का एग्जाम होता है उसमें मैं बहुत क्वेश्चन भेजा हूँ, ठीक है। तो आप लोग किस तरीके का आंसर देते हैं वो तो आंसर मैंने देखा नहीं। ओके, तो आप लोग भी ग्रुप वाला जो टूल रहता है, ठीक है, जो भी ब्लॉक रहता है, तो भी ब्लॉक पढ़े होंगे, जो होल्डिंग टूल्स रहता है, तो उसमें जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का एंगल होता है, पता है किसी को? किसमें सर? भी ब्लॉक,
भी ब्लॉक कुछ याद आ रहा है? मैंने पीडीएफ भी दिया था, फिर आप जी लोगों सर। को ड्रॉ करके भी दिया था। तो भी ब्लॉक में जो एंगल रहता है वो कितने डिग्री का एंगल रहता है? मैं अगर चार ऑप्शन दूं, चार ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, और लास्ट ऑप्शन 75 डिग्री। तो कौन सा सही रहेगा? सर आई थिंक 90 डिग्री। 90 डिग्री। और कोई? ओके, तो 90 डिग्री ही होगा। जो भी ब्लॉक का एंगल रहता है वो 90 डिग्री होता है। ओके, आप लोग दो तरह का पंच पढ़े होंगे। एक रहता है प्रिक पंच, दूसरा रहता है सेंटर पंच। तो प्रिक पंच जो होता है उसका जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, ये पूछा गया। चार ऑप्शन दिया है: 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो कौन सा सही लग रहा है, फिर बताओ। यस सर। जो पंच होता है, दो तरह का पंच होता है, एक तो है पिक पंच और एक तो है सेंटर पंच। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो सेंटर पंच होता है उसका जो टिप का एंगल होता है वो कितने डिग्री का एंगल होता है। ऑप्शन दिया गया है: 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो कौन सा सही होगा, बताइए कोई भी। फिर से बोलिए सर। जो पंच होता है, पंच, वो दो तरह का पंच होता है, आप लोगों को पता है। एक तो है प्रिक पंच और दूसरा है सेंटर पंच। ठीक है, तो सेंटर पंच जो है उसका जो टिप है, उसका टिप का एंगल कितना डिग्री होता है। चार ऑप्शन दिया गया है: 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। कौन सा सही लग रहा है आप लोग को? शायद नहीं पढ़े हैं सर हम ये वाला। सर अच्छा, 120। 120 बोल रहा है। और कोई? संदीप या फिर और कोई? तो सेंटर पंच का जो टिप का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, और दो तरह का पंच होता है, एक तो है प्रिक पंच, एक तो है सेंटर पंच। प्रिक पंच जो होता है वो 60 डिग्री एंगल होता है उसका, और जो सेंटर पंच होता है वो 90 डिग्री का एंगल रहता है उसमें। ठीक है, जो जिसने कहा कि नहीं पढ़ा होगा तो वो लिख सकता है, ठीक है, इसको कॉपी में लिख के रख सकता है। जो प्रिक पंच होता है उसका एंगल होता है 60 डिग्री, और जो सेंटर पंच होता है उसका एंगल होता है 90 डिग्री। सर फ्रीक पंच मतलब थोड़ा बताइए ना। प्रिक पंच मतलब, रुक जाइए। ओके, दिखाई दे रहा ना वीडियो? यस सर। यस सर। ओके, तो पंच जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। नहीं दिख रहा सर, कैमरा को थोड़ा ऊपर कीजिए। हम्म, यस। वीडियो बंद हो गया सर। देखिए, अभी बंद हो गया कि दिखाई दे रहा? सर दिखाई दे रहा है। सर ये लोहा को सर डिजाइन देने के लिए सर इसका यूज किया जाता है ना सर। लोहा को शेप देने के लिए यूज किया डिजाइन? जाता है ना। नहीं 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 नहीं, शेप देने के लिए। बता रहा हूँ, तो नहीं कोई शेप देने का नहीं है। देखिए, तो दो तरह का पंच होता है। ये जो एंगल रहता है इसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, एक तो है प्रिक पंच और एक तो है सेंटर पंच। जो प्रिक पंच रहता है उसका जो ये टिप का एंगल रहता है वो 60 डिग्री रहता है, और जो सेंटर पंच है उसका जो टिप का एंगल रहता है वो 90 डिग्री रहता है। आप मान लीजिए ये एक मेटल है, बड़ा सा मेटल है, ठीक है। हाँ, इस बड़ा सा मेटल में हम लोगों को अगर यहाँ से मुझे काटना है, ठीक है, इस तरीके का, इस तरीके से मुझे काटना है। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर इस तरीके से मुझे मेटल को काटना है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा इसके ऊपर चौक से लपेट देते हैं, ठीक है, ताकि अगर कोई मैं मार्किंग करता हूँ तो वो दिखाई दे। अब चौक से पूरा से इसको सादा कर ये देते हैं सर हम लोग। चल नहीं रहा है क्या वीडियो?
वीडियो तो चल रहा है, बाकी किसी को दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा सबको? दिख रहा है सर। दिखाई दे रहा है दि- सर। अ, तो तुम्हारा शायद नेटवर्क का थोड़ा इशू है, इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा। तो देखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा चक से कवर कर देते हैं कि ताकि बढ़िया से हम लोग इस पे मार्किंग कर सके। अब जो हम लोग के पास स्क्राइबर रहते हैं, स्क्राइबर से अगर मान लीजिए इसको 30 सेंटीमीटर करने बोलता है, तो इसको चौक मतलब स्केल से नाप लेते हैं यहाँ से, स्क्राइबर से इसको मार्क जितना इसका मेजरमेंट का बोलता है, तो उसको हम लोग पहले स्क्राइबर से मेजर कर लेते हैं, स्क्राइबर और स्केल की मदद से। अब क्या करना पड़ता है, अब जो अब पंच का यूज हम लोग को करना पड़ेगा। अब जो हम लोग को स्क्राइबर से जो इसमें मेजरमेंट मिलता है, उस अगर इसको तो काटना पड़ेगा ना। तो काटने का टाइम क्या होता है, अगर मैं सिर्फ स्क्राइबर से मैं इसमें कोई लकीर खींचूं, तो काटने के टाइम वो नहीं दिखाई देगा, या फिर गलत हो सकता है, हाथ से लग के मुझे मतलब इरेज भी हो सकता है। इसीलिए पंच से हम लोग इसमें ऐसे डॉट कर देते हैं। ठीक है, पंच से और हैमर से पंच को यहाँ पर रख के हैमर से मारेंगे, तो इसके ऊपर एक तो छोटा एक तो टिप हो जाएगा जो परमानेंट हो जाएगा। अगर वो हाथ से साफ नहीं हो पाएगा, मतलब लोहा पे एक तो थोड़ा होल हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इसी तरह से पंच से इसको हम लोग पूरा में एक तो मार्किंग कर देते हैं। ठीक है, तो पंच का यूज हम लोग इस तरीके से करते हैं। मैं करके भी दिखाया, जो मेल फीमेल ज्वाइनिंग किया था ना, जो मेल फीमेल ज्वाइनिंग किया था, उसके बाद एक तो स्क्वायर मेटल बनाए थे फाइल के यूज करके। और तो उसमें जो है सारा प्रोसेस दिखाया था, पहले चॉकिंग करना है, मार्किंग करना है स्क्राइबर जी से। सर, दिखाए थे एक स्क्राइब बार। हाँ हाँ, तो उसमें हम लोग दिखाया था ना जो पंच का यूज। तो समझ में आया प्रीक पंच क्या है, किस किस चीज में यूज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्क्राइबर के बारे में बात हो रहा था अभी। स्क्राइबर, तो स्क्राइबर किस चीज से बना हुआ रहता है? चार ऑप्शन देता हूँ। एक तो है कॉपर, दूसरा है हाई कार्बन स्टील, तीसरा है माइल्ड स्टील, चौथा है कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, नॉट कार्बन स्टील, कास्ट आयरन। पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा है हाई कार्बन स्टील, तीसरा है माइल्ड स्टील, चौथा है कास्ट आयरन। तो कोई बता सकता है कि इस चीज से कौन सा मटेरियल से बना हुआ रहता है? पता है किसी को? सर ऑप्शन फिर से बोलिए सर। पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, तीसरा ऑप्शन है माइल्ड स्टील, चौथा ऑप्शन है कास्ट आयरन। तो देखिए, जब भी कोई मेटल के ऊपर कोई लकीर खींचने या फिर मेटल मेटल रिलेटेड जो वर्कपीस रहता है, जैसे कि पंच हो गया, इसको भी क्या करना पड़ता है, हम लोग को मेटल के ऊपर ही कुछ काम करने के लिए बना हुआ टूल रहता है। तो जितना जितना भी टूल रहता है जो दूसरा मेटल के ऊपर काम करने के लिए बना हुआ रहता है, सभी हाई कार्बन स्टील या फिर एचएस स्टील, इस तरह का चीज से, मतलब इस तरह का सख्त धातु से बनाया जाता है। ठीक है, तो स्क्राइबर जो है, स्क्राइबर क्या करने के लिए यूज होता है, पहले ही बताया कि कोई मेटल के ऊपर अगर लकीर खींचना है तो स्क्राइबर का यूज होता है तब। तो ये हाई कार्बन स्टील से बना हुआ रहता है। ठीक है, ठीक है, तो जी सर। आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी इस तरीके का शॉर्ट क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ताकि जो एग्जाम आने वाला है उसमें अगर कोई आप लोगों एग्जाम होता है वर्कशॉप का या फिर दूसरे काम में भी लगेगा, आपका जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो क्लास आने वाला है, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी आप लोग को वर्कशॉप के सारे विषय में जानना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में भी शॉर्ट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। ठीक है।